स्वागत है आप लोगों का। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसमें निर्वाचक मंडल, निर्वाचन की रीत, ठीक वोट कैसे पड़ता है, कैसे गणना की जाती है, विशेष करके इसी को फोकस करके एक वीडियो मैंने आपको दिया था। आशा है आप लोग उसे देखे होंगे, समझे होंगे। आज अब राष्ट्रपति पर बाकी जो कुछ बचा हुआ है उसको शामिल करेंगे, लेकिन यह सारा केवल उसके निर्वाचन, अर्हता, शर्तें क्या हैं, उसको क्या कहते हैं, उपलब्धियां वगैरह और महाभियोग वगैरह, इन सब पर चर्चा करेंगे संक्षेप में, लेकिन विस्तृत समझिए आप उसको। ठीक, तो आप शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 में हमारे यहाँ, हमारे संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 में 53 में इसके कार्यपालिका संबंधी शक्ति, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति का प्रयोग करने का तरीका है वह कि चाहे वह स्वयं प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधिकारियों से अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कराए। इसके बाद 54 में आता है उसका निर्वाचन कैसे होता है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आवश्यक है कि अनुच्छेद 58 की चर्चा करनी है। अनुच्छेद 58 में अर्हता की बात होती है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उसकी अर्हता है। ठीक, अब इसको हम समझ लेते हैं। पहला तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। आप ध्यान से वीडियो देखते जाइए, आपको आशा है कि काफी अच्छी अच्छी चीजें इसमें मिलेंगी, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। भारत का नागरिक होगा, ही शुड बी इंडियन। ठीक, इसके बाद वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अब यहां आप ध्यान दीजिए, ये काफी चीजें शामिल कर लिया। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता, इसमें काफी चीजें आ गई। ठीक है, लेकिन अब एक चीज देखेंगे कि लोकसभा का ही सदस्य क्यों, और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता से क्या मतलब है। अब लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो योग्यता चाहिए वो सारा होना चाहिए राष्ट्रपति। जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब लोकसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। तो यहां उसकी बातें क्या करना, यहां आप दूसरी योग्यता में यहां समझ लीजिए तो उसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो राष्ट्रपति, तो फिर 25 वर्ष की कोई बात नहीं। ठीक है, फिर जो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता में आता है, जैसे वह पागल ना हो, मतलब अस्वस्थ ना हो, ठीक, दिवालिया ना हो, तो वो सारी चीजें अपने आप इसमें आ जाती हैं। ठीक, और लोकसभा का ये सदस्य इसलिए भी एक गणतंत्र में इसका महत्व बन जाता है कि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और यह लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं संसद का, यह उन प्रतिनिधियों का सदन है जो आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, इसलिए राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए। इसके बाद तीसरा चलते हैं, वह किसी संघ सरकार या किसी राज्य में, ठीक है, राज्य सरकार या ये क्या कहते हैं, स्थानीय प्राधिकरण जो हैं, कुल मिलाकर के, या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, मतलब वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उसे। ठीक, यह उसकी अर्हता में है। अब यहां एक चीज हम स्पष्ट करते हैं कि लाभ का पद, जैसे राष्ट्रपति का पद हुआ, राज्यपाल का पद हुआ, जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं, और ये जो क्या कहते हैं संघ में या राज्य में मंत्री होते हैं, इन पदों को लाभ का पद
नहीं माना जाता है। ठीक, चलिए अब कुछ और शर्तें हैं, उनको भी आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को, देखिए बहुत मजेदार बात बता रहे हैं कि जैसे आप गांव में देखे होंगे ना, प्रधान के चुनाव के लिए प्रस्ताव जरूरी होते हैं, अनुमोदक जमानत राशि लगाए जो है जमा की जाती है, तो उसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। इस समय जो व्यवस्था है 1997 में यह संशोधन आया था, इसके पहले दूसरी व्यवस्था थी। तो इसमें 50 यह व्यवस्था की गई कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और ये भी कहां से होते हैं, जो निर्वाचक मंडल में निर्वाचन करने वाले लोग होते हैं, जो राष्ट्रपति को वोट करेंगे, तो ये निर्वाचक मंडल से ही होने चाहिए। इसके लिए कोई भी सदस्य जो राष्ट्रपति का चुनाव, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक इन्हीं मत देने वाले लोगों में से होना चाहिए। यानी 100 लोग तो कम से कम उसको जानते हो वोट देने वाले में से। ठीक, 97 में इसमें संशोधन कर दिया गया था, क्योंकि शुरू में जब व्यवस्था थी यह 1952 में समझिए, तो केवल 2 अनुमोदक 2 प्रस्तावक, ठीक इसी तरह से। लेकिन 77 में क्या किया गया, बढ़ा करके एक संशोधन किया गया। 1952 की जो व्यवस्था थी वह 77 में संशोधित करके कह दिया गया कि 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक कर दिया जाए, 2500 की जमानत राशि कर दी गई। मजेदार बात आप देखिए, यह लोगों को काफी आसान लगता था, चाहे 2-2 अनुमोदक प्रस्तावक थे या 10-10 तक भी प्रयास कर लेते थे सभी। बहुत अधिक लोग कि हम भी चुनाव लड़ लें, चुनाव के शौकीन होते हैं कितने लोग, उनकी आदत है, मजा आता है। तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी कि राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए कई उम्मीदवार सामने, और फिर क्या होता था निर्वाचन के बाद मुकदमेबाजी और ये सब। तो हुआ क्या, यह हुआ कि नहीं, इतना गरिमामय पद है, इस तरह से भीड़ जुटाना और फिर अनावश्यक मुकदमेबाजी वगैरह, ये सबसे बचने का तरीका यह है कि थोड़ा इसको कठिन करिए। तो 97 में क्या किया गया, एक संशोधन की 50 प्रस्तावों को 50 अनुमोदक कर दिया गया। इसी 77 की एक मजेदार बात है कि जब 77 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो उस वर्ष आप ध्यान दीजिए 37 उम्मीदवार, ये 77 वाले चुनाव में 37 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सामने आए। अब है ना ये बहुत ही अजीब सी बात, अब ध्यान दीजिए आप। लेकिन मजेदार बात क्या थी इसमें, महोदय नीलम संजीव रेड्डी के लिए उनका जो भाग्य का पिटारा था वह खुला था। तो जब जांच किया गया आवेदन पत्रों का सदस्यों के, तो 36 लोगों का आवेदन निरस्त कर दिया गया। अब बचे अकेले एक नीलम संजीव रेड्डी। इसलिए आप सुनते होंगे कि नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि कोई विरोधी बचा ही नहीं, अकेले कैंडिडेट थे। तो 97 में कहा गया भैया 50 प्रस्तावों को 50 अनुमोदक कर दीजिए। अब 100 क्या कहते हैं सांसद या विधायक, अब इनसे संबंध रखने वाला तो एक हस्ती होगा ना, तो अब ठीक हो गया, अब ज्यादा कैंडिडेट नहीं आते। और ये जो है जमानत राशि इस समय भी 15,000 रुपए कर दिया गया। 15,000 रुपए जमानत राशि, यह कैंडिडेट को रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ेगा जमानत के रूप में। और अगर पूरे मतों का 1/6 कोई कैंडिडेट नहीं पाता है, वैध मतों का कुल जितने वैध मत पड़ेंगे, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। आप सुनते होंगे जमानत राशि जब्त हो गई, तो उसका यह मतलब होता है कि वह 15,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। आप 1/6 मत भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपकी यह जमानत राशि नहीं दी जाएगी। और अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप भले हारे हुए कैंडिडेट हो, आपको यह 15,000 रुपए वापस, 15,000 रुपए से मतलब जिस भी चुनाव में जमानत राशि जमा की जाती है वापस कर दिया जाएगा, अगर उसकी शर्त पूरी हो रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब अनुच्छेद 54 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 54 में
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक, यहां हम एक बात और बता दें कि राष्ट्रपति जो होता है वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो है वह मंत्री परिषद ही होती है। जनता द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष या गणतंत्र में, भारत देखिए गणतंत्रात्मक देश है और गणतंत्र की परिभाषा ही यही है कि मुखिया जो होगा, उसका अध्यक्ष प्रमुख, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति देश का अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, वह देश का प्रथम नागरिक होता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति को जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, यानी क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल। ठीक, उसी की हम चर्चा यहां करेंगे कि उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं। यानी वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे और उनका चुनाव जनता करेगी, इसलिए माना जाता है कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रही है। अब निर्वाचक मंडल में लोकसभा या राज्यसभा और राज्यसभा यानी संसद के सदस्य कह सकते हैं कि जितने संसद के सदस्य हैं लेकिन निर्वाचित होंगे, यहां आपको ध्यान देना है, निर्वाचित सदस्य। इस पर एक विधिवत वीडियो आपको आर्टिकल 54 और 55 पर दिया गया है, इसलिए इसे हम जल्दी से बता के निकलेंगे। संसद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वह होंगे इसमें विधानसभा के, राज्यों में जो विधानसभाएं होती है उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं वोट देने वाले, यानी निर्वाचक मंडल में, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। जहां राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी जो हाँ विधान परिषदें भी हैं, उनके सदस्य वोट नहीं करते। ठीक, और जिन सदनों की हमने चर्चा की उनमें केवल निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते। ठीक, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उस समय कोई सदन विघटित है, चाहे राज्य की विधानसभा में से हो या लोकसभा, राजनीति तो ऐसा करने नहीं देगी, लेकिन अगर कोई सदन विघटित है तो वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकते, यानी वे राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक, इसके बाद अगर निर्वाचक मंडल में, अब हम विशेष करके अब हम रीत पर चलेंगे कि यानी अनुच्छेद 55 लेते हैं जिसमें निर्वाचन की रीत की बात कही जाती है, यह विधि कि निर्वाचन कैसे होगा राष्ट्रपति का। इस पर भी एक वीडियो बहुत बढ़िया ढंग से बना के दे दिए हैं, अगर आप पूरी पद्धति जानना चाहें तो। सबसे पहले आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता। चुनाव में तो ऐसा भ्रम होता है कि सामान्य लोगों को लगेगा कि ये फला पार्टी के कैंडिडेट है, इस समय रूलिंग पार्टी के फला कैंडिडेट है तो राष्ट्रपति बनेंगे ही। वह किसी पार्टी का नहीं होता, इसलिए उसका कोई सिंबल नहीं होता। जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में जाते हैं, जो लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, मतपत्रों पर उनका नाम होता है, कोई सिंबल नहीं होता। ठीक, और इसके बाद वोट करने का तरीका बताया गया है कि एकल संख्या बड़ी और मत मूल्य जो उनका निर्धारित होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें बताया गया है कि विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या में विधानसभा के सदस्यों का भाग कर दिया जाएगा और 1/1000 का गुणा कर दिया जाएगा, जो आएगा वो मतबिल्ली बनेगा। हाँ, यह मतबिल्ली दशमलव में नहीं होता। अगर शेष 500 से अधिक आ रहा है तो एक मत बढ़ा देंगे, जैसे आप गणित में निकटतम मान पढ़ेंगे। ठीक, और उससे कम की स्थिति में वह हटा देंगे, यानी उसके नीचे वाला पूर्णांक ले लेंगे। तो और फिर वोट कैसे होता है बताया गया है आपको, यह वीडियो में स्पष्ट रूप से है, इसलिए इस पर चर्चा यहां नहीं करेंगे। अब देखेंगे अनुच्छेद 56 में क्या व्यवस्था है। ठीक, अनुच्छेद 56 में यह व्यवस्था है कि वह कितने समय तक अपने पद पर रहेगा। यहां निर्वाचन हो गया, अब पदावधि। तो पदावधि जो होती है वह पद ग्रहण करने के 5 साल तक वह अपने पद पर बना रह सकता है, पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक। चाहे तो वह
अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अब यहां आप ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति जो है वह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, या उस पर महाभियोग लगा करके भी उसे पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग क्या है, इसकी प्रक्रिया भी हम अनुच्छेद 61 में विधिवत समझाएंगे। ठीक, तो महाभियोग द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। ठीक, इसके बाद अगर वह अपना 5 वर्ष पूरा भी कर लिया है और नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है, तो 5 वर्ष के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक, वह तब तक कार्यभार देखता रहता है। अब यह है पदावधि की बात। अब अनुच्छेद 57 देखते हैं। इसमें पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। तो देखिए, बहुत सिंपल बात है कि भारत में राष्ट्रपति के पद पर दोबारा या तिबारा, ठीक, या चौथी बार, 5वीं बार अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं। अमेरिका वगैरह की तरह नहीं है, जैसे अमेरिका में आप 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते राष्ट्रपति का, लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा आप राजेंद्र प्रसाद के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते भी हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब अनुच्छेद 59 के तहत क्या व्यवस्था है। तो 59 के तहत शर्तें दी गई है उसके पद पर रहते हुए। हाँ, एक चीज यहां आप और पहले समझ लीजिए, जो हमने निर्वाचन के बारे में बात की, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही की जाएगी। ठीक, जैसे निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य, अगर उसका कोई सदस्य, किसी सदस्य का पद रिक्त है, ठीक, तो ऐसी दशा में वो वोट नहीं करेगा, ये तो निश्चित है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती कोर्ट में, यानी उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर चुनाव संबंधी अन्य कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है। अब शर्तें क्या है उसके पद पर रहने के लिए, बड़ी सामान्य बातें हैं। पहला, कि वह लाभ के पद पर न हो, ये तो पहले भी बात की जा चुकी है। वह किसी, मतलब केंद्र में, संघ में या राज्य, किसी सदन का सदस्य न हो, उसे अगर ऐसा है तो उसे वह सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक, तो किसी भी सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद अब जो उसको इस सुविधाएं मिलती हैं, जैसे फ्री आवास, निःशुल्क, फ्री ऑफ कास्ट आवास, जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। ठीक, इसके बाद संसद द्वारा जो अन्य उपलब्धियां दी जाती हैं, प्रलब्धियां या भत्ते, या उसको जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं राष्ट्रपति को। अब विशेषाधिकार वगैरह यहां बताना संभव नहीं हो पाएगा। ये प्रलब्धियां जो उसकी होंगी, यह पदावधि के दौरान, मतलब जब तक वह पद पर है तब तक इसमें कमी नहीं की जा सकती। यानी जहां 3 में जो व्यवस्था है, इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक, यह है कंडीशंस। इसके बाद आता है अनुच्छेद 60 की बारी। अब अनुच्छेद 60 में क्या व्यवस्था दी गई है? शपथ की व्यवस्था। और शपथ की व्यवस्था में क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के, यानी मुख्य जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके समक्ष
अब यहां ध्यान देना कि वह शपथ ग्रहण करेगा मुख्य न्यायाधीश, किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अब गौर करने वाली क्या बात है कि वह शपथ तो ग्रहण करता है मुख्य न्यायाधीश के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वह शपथ ग्रहण करवाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो वह उपराष्ट्रपति को देता है। आप कंफ्यूज ना हो कि शपथ तो वह ग्रहण करवाता है, तो हो सकता है कि त्याग पत्र भी वही लेके जाना, उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक। अब यहां आप और देखिए कि शपथ ग्रहण कराते समय, कराने के लिए अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उस समय जो उसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, वह शपथ ग्रहण करवाएगा। ठीक। तो संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की व्यवस्था देखने को मिलती है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। यह व्यवस्था क्या है, इसको समझते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब यह महाभियोग किस तरह से और क्यों लगाया जाएगा राष्ट्रपति पर? सबसे पहले तो देखिए, जिसलिए वह यानी संविधान का किसी भी प्रकार से अगर वह अतिक्रमण करता है, ठीक, जिसे हम कदाचार भी कह सकते हैं, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब कैसे की जाएगी? महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा यानी जो संसद के सदन होते हैं, यह संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए करना क्या होता है कि उस सदन में, माने चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, जहां महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होनी है, वहां सबसे पहले राष्ट्रपति को उस सदन के 1/4 सदस्य एक नोटिस देंगे राष्ट्रपति को, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। अब देखिए कि जटिल प्रक्रिया है, मैंने पूरे सदन में जितनी संख्या होगी 1/4 सदस्य से उनके हस्ताक्षर युक्त नोटिस राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उस संकल्प को 1/4 सदस्य ये नोटिस पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक। यह नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्रेषित कर देनी होती है। हमारे 14 दिन पूर्व 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित नोटिस राष्ट्रपति को पहले दे दी जाती है और जो संकल्प होगा वह 2/3 यानी जो सदस्य संख्या होगी उसके 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित होना चाहिए। दो बटे तीन सदस्यों द्वारा वह संकल्प पारित होना चाहिए। अब उस सदन से मान लीजिए अगर जैसे जब लोकसभा में उठा तो यहां से यह प्रक्रिया होने के बाद यह भेज दी जाएगी दूसरे सदन में। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति को यहां नोटिस दी जा चुकी है कि आइए आप अपनी सफाई पेश कीजिए। अब वह दूसरे सदन में जाता है सफाई पेश करने के लिए, पहले सदन में और दूसरे सदन में जाता है और स्वयं वह जाए या अपने किसी एजेंट को भेजे सफाई के लिए देने के लिए। ठीक।
अब अगर दूसरे सदन से भी वह संकल्प 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा हुआ माना जाएगा और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है, यानी राष्ट्रपति का पद खाली। यही है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, अब देखिए ये महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में एक शब्द आता है अर्धन्यायिक। अब आप यहां आप एक चीज गौर करेंगे, आप तमाम ऐसी घटनाएं देखते होंगे सरकार बनाने के जद्दोजहद में या अन्य मामलों में, मैटर कहां चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे मैटर होते हैं। अब उनकी सुनवाई न्यायपालिका करती है और निर्णय देती है। तो जो सुनवाई, जो प्रक्रिया न्यायपालिका द्वारा की जाती है वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन यह अर्ध न्यायिक क्या है? ये बड़ी मजेदार बात है, गजब का तथ्य है यह कि राष्ट्रपति जैसे इतने बड़े पद के लिए वह न्यायालय में नहीं जाती, मतलब वह बात न्यायालय में नहीं जाती, जबकि अन्य पदों के लिए न्यायालय में वह मामला जाता है और सुनवाई होती है। ठीक, जैसे कई केसेस मामले आजकल राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब अर्धन्यायिक प्रक्रिया यही है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया अधिकरण होते हैं जिनको न्यायालय जैसी शक्ति मिली हुई हो, माने जांच करें, निर्णय करें, लेकिन वो न्यायालय नहीं है। ठीक, तो ऐसी न्यायिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ऐसी प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया को एक प्रशासकीय प्रक्रिया भी कह सकते हैं। प्रशासकीय प्रक्रिया है। अब यहां आप देखिए कि संसद के दोनों सदन ही जांच किए और न्याय किए, निर्णय लिए। यहां न्यायपालिका का कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, यह मामला न्यायपालिका में नहीं पहुंचता है, इसलिए यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। आशा है समझ गए होंगे आप अर्धन्यायिक प्रक्रिया, जिसे हमें प्रशासकीय प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अब अगर पद रिक्त हो जाए राष्ट्रपति का, यहां आपने देखा महाभियोग लग जाता है, ठीक, या कभी वो स्वयं इस्तीफा दे सकता है। ठीक, ये सब कंडीशन अगर उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो जाएंगे। अब पद रिक्त होने की स्थिति में क्या होगा? पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति का पूरा कार्यभार वह देखेगा। अगर उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है। ठीक, अगर वह भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, माने जो क्या कहते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके उपस्थिति में जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह पदभार ग्रहण करेगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनको यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। ठीक, आशा इस चीज को भी आप समझ गए। और हाँ, जितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति रहेगा, सारी प्रलब्धियां उपराष्ट्रपति की ही उसे मिलेंगी। एक बात और महत्वपूर्ण छूट रहा था, अगर कोई गलत ढंग से राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है और यह मामला मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी, और मान लीजिए अवैध घोषित कर दिया गया उसका निर्वाचन, अब इसके पहले वह जो भी कार्य किए रहेगा सब वैध माने जाएंगे। पद अवैध ढंग से भले वो धारण किया, लेकिन उसके द्वारा किए गए सारे कार्य वैध माने जाएंगे, भले ही निर्णय आने पर उसे पद से हटा दिया जाए। आशा है
जो आज हमारा लक्ष्य था समझाना, वो सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं। ठीक। और हाँ, एक चीज और छूट रहा है, थोड़ा सा महाभियोग में हम महाभियोग पे ध्यान दें कि राष्ट्रपति का जब हम चुनाव करते हैं, माने राष्ट्रपति के चुनाव के समय निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य ही आते हैं, मनोनीत नहीं। लेकिन जब यह महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो महाभियोग की प्रक्रिया में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित प्लस मनोनीत। ठीक। अब इसके बाद जो उसके राष्ट्रपति के विशेषाधिकार या अधिकार जो भी अन्य चीज है, जो शक्तियां हैं, अब ये अलग से पढ़ाया जाएगा आपको। धन्यवाद।